हाय एवरीवन, स्वागत आप सबका सीएस एग्जीक्यूटिव सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर में। आज हम चैप्टर नंबर 10 शुरू करेंगे। ये चैप्टर काफी छोटा है, इसके अंदर के कॉन्सेप्ट्स आज और मैक्सिमम एक और क्लास में समाप्त हो जाएंगे। चैप्टर 10 विल स्टार्ट टुडे। सब लोग आ जाएं, बस इकट्ठा हो जाएं, फिर उसके बाद अपन क्लास शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, यस पीपल, देखिए ये हैं अपने बिजनेस कोलैबोरेशंस के नोट्स। लगभग 8 पेज के ये नोट्स हैं। कोलैबोरेशन वर्ड दोस्तों हमारे और आपके लिए नया नहीं है। कोलैबोरेशन तो एक ऐसी चीज है जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेगमेंट में आपको मार्केट में बहुत दिखेगी। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेगमेंट से मेरा मतलब है कि हमारे मार्केट के अंदर जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म्स हैं, कंपनीज हैं, उनमें भी कोलैबोरेशंस होती हैं। और टेम्परेरी जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशंस तो हिंदुस्तान में तमाम व्यापारी आपस में करते रहते होंगे, जिनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनकी कोई रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है। तो बिजनेस कोलैबोरेशंस एक ऐसी चीज है जो बहुत होती है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ यूनिक आप सुन रहे हैं। कोलैबोरेशंस टेम्परेरी भी हो सकती हैं, कोलैबोरेशंस परमानेंट भी हो सकती हैं। बस ये है कि कोलैबोरेशंस अगर परमानेंट होंगी तो वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जन्म लेती हैं। आपने पहले ये मुझे बताइए, कोलैबोरेशन का मतलब क्लियर है ना आप सबको? कोलैबोरेशन मतलब मिलकर काम करना, साथ में काम करना। आपको पता है कुछ दिनों पहले तक टाटा स्काई था, वो टेलीविजन, छतरी वाला टीवी, डिश जो लगती है ना आजकल घरों में, एयरटेल डिजिटल टीवी और टाटा और वीडियोकॉन, पता नहीं कौन कौन से हैं, लेकिन टाटा स्काई था पहले, आपने नाम सुना होगा। तो आजकल वो टाटा स्काई नहीं रहा, अब हो गया टाटा प्ले। लंदन में एक कंपनी है स्काई टीवी और भारत में एक कंपनी है टाटा। इन दोनों का आपस में जॉइंट वेंचर था। इन दोनों का आपस में क्या था? बिजनेस कोलैबोरेशन। ऐसा ही बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज में भी आपको मिलेगा। एक पहले था मैक्स बूपा, तो मैक्स इंडिया की कंपनी, बूपा विदेश की कंपनी, दोनों मिलकर अपना इंश्योरेंस भारत में बेच रहे थे। हीरो होंडा बहुत दिनों तक मिलकर काम करते रहे। हीरो मुंजाल ग्रुप हिंदुस्तान की कंपनी है और होंडा ऑब्वियसली विदेश की कंपनी है। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि कोलैबोरेशन एक ऐसी चीज है जो हमें अपने चारों तरफ बड़ी आसानी से दिख जाएगी। कोलैबोरेशन एक ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझने में देरी लगे। कोलैबोरेशन मतलब मिलकर काम करना। तो बस उस कोलैबोरेशन के कई रूप, उस कोलैबोरेशन के कई नियम, उस कोलैबोरेशन से जुड़ी कई बातें हमारे इस चैप्टर में हमारे सामने हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। स्वागत आप सबका एक बार फिर। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ऑल राइट, लेट अस सी। देखिए दोस्तों, बिजनेस कोलैबोरेशन का बड़ा मतलब सिंपल लिखा है। कोलैबोरेशन इज व्हेन टू और मोर एंटिटीज वर्क टुगेदर, ठीक है, थ्रू आइडिया शेयरिंग and thinking to accomplish a common goal. We are accomplishing a common goal. एक मिलकर के जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया, भाई टाटा ने और स्काई ने, मैक्स ने, बूपा ने, हीरो ने और होंडा ने, हालांकि वो अलग हो गए। मैंने तीनों एग्जाम्पल आपको ऐसे निकाल के दिखाए जो पहले कोलैबोरेशन था और अब कोलैबोरेशन नहीं है। तो जब उन्होंने कोलैबोरेशन किया होगा तो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए किया होगा, जो कि शायद अब ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाया या हो चुका। ठीक है, देखो भाई, बिजनेस कोलैबोरेशन के कई टाइप यहां पर लिखे हुए हैं। पहला लिखा है हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन। हॉरिजॉन्टल किसे बोलते हैं भाई? आप समझते होंगे ये हॉरिजॉन्टल है, राइट, और आप समझते होंगे कि ये वर्टिकल है ना। हॉरिजॉन्टल ऐसे है, इसका मतलब क्या है? सेम लेवल, सेम इंडस्ट्री, सेम ऑर्गेनाइजेशंस अगर आपस में मिलेंगी तो उसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन या हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन। लेकिन अगर सोचिए वर्टिकल होगा तो क्या होगा?
पहले मैन्युफैक्चरर होता है, फिर होलसेलर होता है, फिर रिटेलर होता है, फिर कंज्यूमर होता है। तो अलग अलग लेवल वाले लोग मिलेंगे तो वर्टिकल होगा। बहुत आसान है, समझने की कोशिश करिएगा, भारी नहीं है बिल्कुल। हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल ऐसे होती है, इसका मतलब दो बराबर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करेंगी तो हॉरिजॉन्टल होगा। मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर होलसेलर, रिटेलर रिटेलर, ट्रेडर ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर। मतलब तुम्हारा जो लेवल मेरा भी वही लेवल, मेरा जो लेवल तुम्हारा भी वही लेवल। लेकिन अलग अलग लेवल वाले एक मैन्युफैक्चरर होलसेलर के साथ या होलसेलर रिटेलर के साथ क्या करने लगे, कोलैबोरेशन। तो उसे क्या बोलेंगे, वर्टिकल कोलैबोरेशन। देखो आप यहां पर लिखा है ना, सेम सेट ऑफ फंक्शनल एरिया, तो हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। और वर्टिकल कोलैबोरेशन किसे बोलेंगे, वर्टिकल कोलैबोरेशन किसे बोलेंगे, देखो, wherein the business collaborates with companies in its supply chain, या तो अपने से अपवर्ड या अपने से डाउनवर्ड, इनके साथ कोलैबोरेशन होगा तो उसे वर्टिकल कोलैबोरेशन बोलेंगे। पक्का? अच्छा, अगला बड़ा इजी है, इंटरसेक्शनल। मतलब ये ऐसे नहीं, ऐसे चलता है ये, डायगोनल। When the business from different areas agree to share their special knowledge for the advancement of all partners. तो डिफरेंट फंक्शनल एरियाज, डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, तो ये पहला हॉरिजॉन्टल हमें समझ आया, दूसरा वर्टिकल समझ आया, तीसरा इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन समझ आया। मैं दोबारा एक बार आपको बताना चाहता हूं, सेम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन आपस में कोलैबोरेशन करेंगी तो हॉरिजॉन्टल, डिफरेंट लेवल्स की करेंगी तो वर्टिकल, और डिफरेंट लेवल इन डिफरेंट एरियाज की करेंगी तो उसे इंटरसेक्शनल बोलते हैं। तीन प्रकार के कोलैबोरेशन आपने समझे। एग्जाम्पल अगर आपको समझना हो तो बहुत आसान है। एक शू मैन्युफैक्चरर दूसरे शू मैन्युफैक्चरर के साथ अगर करेगा कोलैबोरेशन, तो दोनों शू मैन्युफैक्चरर हैं, दोनों सेम एरिया में हैं, सेम लेवल पर है, सेम इंडस्ट्री में है, तो ये हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन है। वर्टिकल कोलैबोरेशन कब होगा, जब दो अलग अलग लेवल के लोग आपस में कोलैबोरेशन करें। जूता बनाने वाला मैन्युफैक्चरर और जूता बेचने वाला होलसेल डीलर अगर आपस में कोलैबोरेशन करें तो लेवल कैसे बदला, पहले मैन्युफैक्चरर आता है, फिर उससे जूता बन के होलसेलर के पास आता है, फिर होलसेलर से रिटेलर के पास आता है, फिर रिटेलर से कंज्यूमर के पास आता है। तो अलग अलग लेवल्स हैं, तो ये दो अलग अलग लेवल के लोग आपस में कोलैबोरेशन करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल कोलैबोरेशन। व्हाट इज इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन? सपोज करिए कि जूता बेचने वाला परफ्यूम बेचने वाले से कोलैबोरेशन करे कि भाई मेरे शू स्टोर में लोग आएंगे तो फ्रेग्रेंस भी खरीद सकते हैं। भाई जूता एक एसेसरी है, वैसी फ्रेग्रेंस भी एक एसेसरी है, इट्स अ वियरेबल बट इट्स एन एसेसरी। तो आदमी बेल्ट और जूता खरीदने आया तो पता चला वो रुमाल देख रहा है, वो बेल्ट देख रहा है, वो जूता देख रहा है, तो भाई से खुशबू भी दिख गई, फ्रेग्रेंस भी खरीद ली उसने, है ना। और जो फ्रेग्रेंस स्टोर है वो कह रहा है भाई मैं तो देख शूज नहीं रख सकता, शू वाला फ्रेग्रेंस रख ले, कोई फर्क नहीं। तो सोचो दो अलग अलग नेचर के प्रोडक्ट, दो अलग अलग इंडस्ट्री के आइटम्स आपस में कोलैबोरेट करके बेचने लगे अपने आप को, तो ये क्या है, इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन। पहले आप मुझे, जो लोग लाइव देख रहे हैं वो मुझे यस टाइप करके बताएं कि इतना समझ आया आपको कि नहीं। जी हां दोस्तों, प्लीज बताइए पहले, दीज थ्री कोलैबोरेशंस आर क्लियर और नॉट? These three collaborations are clear or not? प्लीज बताएं। वेरी नाइस। ठीक है, अब और जो टाइप्स हैं वो देखते हैं। अभी जी जॉइंट वेंचर और इक्विटी, फोर्थ एंड फिफ्थ क्या है? जॉइंट वेंचर में क्या है कि भाई दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और उसमें काम करते हैं। जरूरी नहीं कि नई ऑर्गेनाइजेशन बने, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि नया ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। एक अखबार आता था मेट्रो नाउ करके, तो टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स, ये दो बड़े कंपेटिटर आपस में, इन दोनों ने मिलकर एक टैबलॉइड, एक छोटा अखबार निकाला मेट्रो नाउ नाम से। तो मतलब पूरे शहर भर में मेट्रो नाउ अखबार बट रहा है, बिक रहा है।
तो मेट्रो नाउ एक ऐसा अखबार जिसको दो लोगों ने मिलकर शुरू करा, तो दैट्स अ काइंड ऑफ अ जॉइंट वेंचर। अभी जो मैंने आपको बताया टाटा स्काई, दैट वाज अ काइंड ऑफ अ जॉइंट वेंचर। ठीक है, देखो आप, 2 or more businesses form a new company. The new company is its own legal entity and its profits are split according to the terms. जॉइंट वेंचर के लिए आपने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना ली, आप अलग हो, आपका कंपनी अलग है और ये एक अलग कंपनी है, ये आगे बढ़ी, ये कंपनी भी आगे बढ़ी, दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी खोल ली, दैट्स अ जॉइंट वेंचर। व्हाट इज इक्विटी? Equity is simple, boss. One company is acquiring shares in another company. See, a company acquires a minor equity stake in another business in exchange for a monetary investment. भाई एक कंपनी से हम कह रहे हैं तू हमारे शेयर ले ले, देख हमारी कंपनी बढ़िया चल रही है, कल को तुझे शेयर बेच करके बहुत पैसा मिलेगा, तेरी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, तेरे को शेयर बेच के कल को बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे, कैपिटल गेन बढ़िया दिलवाएंगे तुझे। तो 5 प्रकार के कोलैबोरेशन हो गए। CS एग्जीक्यूटिव का पेपर आपको पता होगा, मल्टीपल चॉइस नहीं है, लेकिन मल्टीपल चॉइस एक तरीका होता है अपने आप को एनरिच करने का, अपनी इवैल्यूएशन करने का कि हमें सब कुछ अच्छे से समझ आया कि नहीं समझ आया। अब आप बताओ, अगर एग्जामिनर सिंपल आपसे ये पूछे कि कितने प्रकार के कोलैबोरेशन होते हैं, तो गूगल कैन नॉट टेल यू द नंबर ऑफ कोलैबोरेशंस वी हैव इन द वर्ल्ड। उसके टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशन और आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल के कोलैबोरेशन मैच नहीं करने वाले। Whatever is present in your study module will come in exam. तो आपके CS इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अंदर कुल मिलाकर 5 प्रकार के आपके ये कोलैबोरेशंस हैं। पहला हो गया हॉरिजॉन्टल, दूसरा हो गया वर्टिकल, तीसरा हो गया इंटरसेक्शनल, और चौथा हो गया जॉइंट वेंचर, और पांचवा हो गया इक्विटी। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर। चलो उषा जी, हम जॉइंट वेंचर अपर अब आ गए, पुराना आपको समझ आ जाएगा, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लोगे तो। जॉइंट वेंचर में भी हमने देखा कि क्या होता है, 2 अलग अलग एंटिटीज पहले से हैं। ऐसा नहीं है कि वो 2 एंटिटी मिलकर कोई तीसरा काम कर रहे हैं तो अपनी जिंदगी उन्होंने खत्म कर दी, वो तो मर्जर हो जाएगा। मान लो 2 कंपनियां मर्ज हो गई, इन दोनों का अस्तित्व समाप्त हो गया और तीसरी एंटिटी पैदा हो गई, तो वो नहीं है जॉइंट वेंचर, वो तो मर्जर है, 2 मिलकर तीसरी बन गई। ये जो एक कंपनी है ये अपनी जगह है, और ये जो एक कंपनी है वो अपनी जगह है, इन दोनों का अपनी जगह एग्जिस्टेंस है जैसा भी था, ये तो इन दोनों के एग्जिस्टेंस से एक तीसरी जॉइंट वेंचर पैदा हुआ। जैसा भी अग्रीमेंट बना होगा उस हिसाब से ये लोग काम करेंगे, उस अग्रीमेंट के हिसाब से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड होंगी, उस अग्रीमेंट के हिसाब से ये लोग अपने प्रॉफिट्स को बांट लेंगे। हमारे देश में कई ऐसे जॉइंट वेंचर्स हैं जो काफी बड़े हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, डायल एक जॉइंट वेंचर कंपनी है भारत सरकार और GMR इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में। मतलब दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड इज अ कंपनी विच इज क्रिएटेड इन जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर में क्या होता है, एक प्लेयर इधर से आया और एक प्लेयर इधर से आया, तो जो 2 प्लेयर एक दूसरे दोनों तरफ से आए, उन प्लेयर्स का काम ये होता है कि भाई हम अपने प्रोजेक्ट को जो मिलकर बना रहे हैं अच्छे तरीके से चला सकें। ऑलराइट, चलिए अब इसको पढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए जॉइंट वेंचर की वैसे डेफिनेशन हम कर चुके हैं, लेकिन एक बार यहां पढ़ लेते हैं। इट इज एन एंटिटी फॉर्म्ड बिटवीन 2 or more पार्टीज टू अंडरटेक एक्टिविटी टुगेदर। सिंपल है, कौन सी एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी हम मिलकर करेंगे। द पार्टीज अग्री टू क्रिएट अ न्यू एंटिटी टू शेयर इन द रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस एंड कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक, हम क्या क्या बांटेंगे? देखो, हम रेवेन्यूज बांटेंगे, एक्सपेंसेस बांटेंगे और कंट्रोल बांटेंगे। जॉइंट वेंचर्स आर जनरली क्रिएटेड फॉर अ सिंगल एक्टिविटी। भाई कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हमने उठाया, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको मिलकर परफॉर्म करने के लिए हम ऐसा करते हैं। एंड मे हैव अ लिमिटेड टाइम स्पैन। जब वो काम पूरा हो जाएगा तो हम प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो अपना जेवी भी बंद हो जाएगा, जॉइंट वेंचर भी खत्म हो जाएगा। The use of a separate entity allows the parties to limit the liabilities. Obviously, हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन सुरक्षित है। हमने और तुमने मिलकर जो तीसरी एंटिटी बनाई है, जो होना है कल को नहीं चलेगा तो वो नहीं चलेगा, अपन सुरक्षित है। ठीक है ना? डेफिनेशन कई बार है, लेकिन अब एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं, वैसे बड़ा आसान है। A joint venture can be defined
एज एन एंटरप्राइज जिसमें 2 या मोर इन्वेस्टर्स शेयर ओनरशिप एंड कंट्रोल over property rights and operations. The venture can be for one project or a continuing relationship. ये भी अच्छी बात है समझने के लिए कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए हो या फिर ये कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप में हो, मतलब हम मिलकर एक प्रोजेक्ट नहीं करते, हम तो मिलकर लंबा बिजनेस करते हैं साथ साथ. Entering into a joint venture is a major decision. Business of any size can use joint venture to strengthen long-term relationship एंड टू कोलैबोरेट ऑन शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स. वो कहना ये चाहते हैं कि भाई जॉइंट वेंचर कोई ऐसा माध्यम नहीं है कि जो सिर्फ बड़ी एंटिटीज ही कर सकती हैं, छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशंस भी जॉइंट वेंचर करके अपने आप को बड़ा बना सकती हैं. ये एक रिस्क फ्री तरीका है. भाई मैंने जैसा बताया ना आपको कि एक नया मार्केट आपने ट्राई करना है. मान लो आपका प्रोडक्ट जो भी आपने बनाया वो बहुत अच्छा बिकता है बेंगलोर में, यू वांट टू एंटर नॉर्थ इंडिया, आप दिल्ली में बेचना चाहते हो प्रोडक्ट, तो दिल्ली में ना यू नीड अ प्लेयर, यू नीड अ पार्टनर. कहता आपने दिल्ली में उसके साथ पार्टनरशिप कर ली कि भाई तू हम कोलैबोरेट कर लेते हैं, हम अपना प्रोडक्ट मिलके बेचेंगे. तो आपने दिल्ली में किसी लोकल प्लेयर के साथ आपने कोलैबोरेशन कर लिया, तो इट वुड बी इजी फॉर यू यू नो टू हैव अ रिस्क फ्री सेल. आप खुद आते हैं, आपका टाइम एंड एफर्ट लगता, पैसा तो ठीक है लगता, वो तो जॉइंट वेंचर में भी लगेगा, बट इट वुड सेव यू इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स. तो जो टाइम खर्च होता कि प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, दिल्ली में जो आप मार्केटिंग करते, दिल्ली में जब रिसर्च करते, दिल्ली में जब सर्वेइंग करते, वो सर्वे नहीं करना पड़ेगा, यू ऑलरेडी हैव अ प्लेयर, राइट. सेम हैपेंस इन इंटरनेशनल बिजनेस. इफ यू आर एन इंडियन कंपनी, अगर आप एक भारतीय कंपनी हो और आप विदेश जाना चाहते हो, तो इट इज बेटर टू हैव अ जॉइंट वेंचर विद सम फॉरेन कंपनी सो दैट यू गेट टू नो द डिटेल्स ऑफ द लोकल मार्केट इजिली रादर देन गोइंग ऑन योर ओन. ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गई बात. एमएनसी इन डिफरेंट फॉर्म्स इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर, मतलब क्या है कि वो ये बताना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में ये एक डायग्राम है जो हमने एज इट इज उठाया है. वो ये बताना चाहते हैं कि हमारी दुनिया में जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, जिनकी प्रेजेंस एक देश से ज्यादा देश में है, जिनकी उपस्थिति एक से ज्यादा देश में है, वो इन अलग अलग तरीकों से कोलैबोरेशंस करते हैं. देयर कैन बी फ्रेंचाइजी. व्हाट डू वी मीन बाय फ्रेंचाइजी? हम किसी को अपना लाइसेंस दे देते हैं कि भाई तू हमारे नाम से बिजनेस कर ले. अब हमारे देश के अंदर कनॉट सर्कस प्लाजा रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है जिसके पास मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइजी है. तो अगर आप मैकडोनल्ड का बिल देखोगे तो उस पर रेस्टोरेंट का नाम लिखा होता है. पिज्जा हट एक कंपनी है हमारे देश में, देवयानी इंटरनेशनल, इट्स अ फ्रेंचाइजी ऑफ पिज्जा हट. सो इफ यू सी द पिज्जा हट बिल, इट विल कैरी नेम ऑफ अ कंपनी. ठीक है ना. तो वी हैव अ फ्रेंचाइजी सिस्टम कि आप एक देश में हो, आप दूसरे देश के किसी प्लेयर को क्या दे दो, लाइसेंस टू ऑपरेट. और दूसरे देश की बात नहीं भी है, अपने देश में भी अगर आप चाहते हो कि जगह जगह आपकी ब्रांचेस खोलें, तो आप खुद मत खोलो, आप फ्रेंचाइजी दे दो. ठीक है ना. दूसरा ब्रांचेस है, ये आप सेल्फ ऑपरेट करते हो. सब्सिडरीज आपको पता है कि एक कंपनी दूसरे के 51% शेयर ले लेती है. जॉइंट वेंचर मल्टीनेशनल में बहुत होते हैं. टर्नकी प्रोजेक्ट्स इज अ प्रोजेक्ट विच इज टेकन एट वंस. कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो होता है ना, उसको टर्नकी प्रोजेक्ट बोलते हैं. एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर के फायदे क्या हैं? आसान है फायदे समझना, और ऐसे फायदे नहीं है जिसमें आपको मुश्किल लगे समझने में. भाई पहला फायदा है रिस्क की शेयरिंग. ऑब्वियसली भाई आप अकेले व्यापार करते, जो भी आप कोलैबोरेशन में कर रहे हो, तो मैंने आपको बताया ना कि डूबने का खतरा ज्यादा था. साथ में आप बिजनेस करेंगे तो कम से कम डूबने के चांस बहुत देर से आएंगे. अगर दोनों ही गड़बड़ करते हैं तो बात अलग है, नहीं तो कोई एक तो दूसरे को ना संभाल ही लेगा. सेकेंड इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल. मिलकर जब आप काम करते हैं तो दोनों के रिसोर्सेज एक साथ वर्क करते हैं. मार्केट एक्सेस मैंने बताया, कोई नए बाजार में सर आप अकेले नहीं जा पाओगे, आप दूसरे का साथ लेकर जाओगे ना, तो नए मार्केट में इजीली आप एंटर कर पाओगे. फोर्थ इज एक्सप्लोरिंग ग्लोबल. दूसरे देश में भी आप आसानी से अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो. मार्केट का एक्सपेंशन आप कर सकते हो, किसी दूसरे का बना बनाया बिजनेस आप एक्वायर कर सकते हो. कॉस्ट एफिशिएंसी तो है. फ्लेक्सिबल इसलिए है कि भाई जॉइंट वेंचर आपने करा,
आपको नहीं अच्छा लग रहा तो अपना फ्लेक्सिबल है ना, हम फंसे नहीं है कहीं पर। जब तक लगा कि नहीं पार्टनरशिप अच्छी चल रही है, सही चल रही है तो चलाते रहे, जब लगा कि नहीं अब ठीक नहीं है तो बंद कर दिया, है ना, ओन चॉइस। अब देखिए डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट वेंचर। भाई हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, आपने सुना होगा, हर चीज के दो पक्ष होते हैं समझने के लिए। तो फिलहाल हमारे पास है क्या बुराइयां हो सकती हैं जॉइंट वेंचर में, क्या खराबियां हो सकती हैं जॉइंट वेंचर में। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए कंपनी सेक्रेटरी में मैंने कई बार ऑब्जर्व करा है कि स्टूडेंट्स को अगर कम पेजेस वाला चैप्टर दिया जाए तो उसको ऐसा लगने लगता है कि इससे नंबर नहीं आ सकते, इससे तो बहुत कम मार्क्स आएंगे, इतने से क्या होता है, अच्छा ये तो पॉइंटर्स हैं, ये तो खाली सर ने समझा दिया, फिर हम घर जाके ना इसको रीड करेंगे डिटेल में स्टडी मॉड्यूल से, फिर हमारा चैप्टर तैयार होगा। सर ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप अपना आईसीएसआई वाला स्टडी मॉड्यूल पढ़िए, वो आपकी चॉइस है, राइट। मैं आपको नहीं रोक रहा कि आप कुछ मत पढ़िए, मैं क्यों रोकूं 4 पन्ने ज्यादा पढ़ने से, थोड़ी सी नॉलेज गेन करने से। लेकिन आप सोचो जरा कि मैं आई एम नॉट एनी मिस्टर एक्स, राइट, आई एम ऑल्सो अ प्रोफेशनल, आई नो वॉट विल कम इन एग्जाम एंड वॉट कैन कम इन एग्जाम। तो अगर मैं आपको ये एडिट करके फाइल भेजता हूं तो आप इसको तो कम से कम बेयर मिनिमम मान लो। बेयर मिनिमम मतलब इतना तो अपन को करना ही करना है। फिर उसके बाद ना आप अपनी जिंदगी में कुछ पढ़ो मत पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर आपके 60 से ज्यादा ही आएंगे। आई कैन नॉट कमिट 100 के 100 आएंगे, 100 में से 100 दिलवाऊंगा आपको, भाई कह रहा 100 नंबर दिलवाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इन थ्योरी वी डू हैव रिडक्शंस, तो 60 नंबर प्लस आएगा आपका, ये पक्की बात है। क्योंकि एग्जाम में ना लंबे लिटरेचर, फालतू की थ्योरी, अननेसेसरी की एक्सप्लेनेशंस वो नहीं लिखनी होती, है ना। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या ट्रेंड है वो हम ग्रेजुएशन की क्लास में बात करेंगे। फिलहाल प्रोफेशनल्स में वो नहीं करना होता जो आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में करते हैं। इट कैन नॉट बी एन आंसर डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स के 5 नंबर का आंसर है तो चल भाई 2 पेज तो लिखने ही लिखने, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। If they're asking disadvantages and if you have done disadvantages in even in one sheet, it is okay. अगर एक पन्ने में भी तुम्हारा डिसएडवांटेजेस हो जाता है तो बात ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जबरदस्ती नहीं खींचना। ICSI will not deduct your marks. Why have you not written answer in 5 pages? ठीक है, तो कोशिश करिए समझने की। Why do we have less result? इतना कम रिजल्ट आता है। बच्चा कहता है जी हमने तो बहुत अच्छा पढ़ाई करा था, हमने तो बहुत बढ़िया जगह से पढ़ाई करा था। तो अगर मेजोरिटी सही कहती है कि बड़े बड़े आंसर लिखने चाहिए तो मेजोरिटी क्यों फेल होती है? मेजोरिटी पास थोड़ी होती है दोस्तों, मेजोरिटी फेल होती है। तो सोचो जो मेजोरिटी सोचती है वो सच कैसे हो सकता है। तो वो बनो जो सही हो, वो मत बनो जो मेजोरिटी भीड़ कह रही है तुम वही समझ लेते हो, ठीक है ना। लेट्स सी डिसएडवांटेजेस। होप आप बुरा ना माने मेरी बात का। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट वेंचर क्या है, क्या क्या बुराइयां हैं, देखिए। हाँ जी, पहला क्या है कि जैसे आपने जॉइंट वेंचर कराना तो कंसंट्रेशन अगर ज्यादा चाहिए, बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें आपका टाइम ज्यादा जाएगा, आपको ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो आपका टाइम खराब होगा, तो आप निकल नहीं पाओगे। दूसरा है कि इक्वल इन्वॉल्वमेंट ना हर आदमी करता नहीं दोस्तों, तुम इसके लिए तैयार रहना चाहिए। मैं आपको जिंदगी भर के लिए एक सीख दूं कि अगर आप किसी के साथ जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वो तभी चलेगी जब आप सिर्फ अपना काम पर नजर रखो, दूसरे के काम पे नहीं। आप कभी ये मत देखना कि मेरे पार्टनर ने तो कुछ करा ही नहीं, मैं ही लगा रहता हूं सुबह से शाम तक, वो तो कुछ करता ही नहीं है, पता नहीं किस बात की मैंने पार्टनरशिप कर रखी है। आप अपनी पार्टनरशिप करिए बस, मतलब अपने वर्क पर फोकस करिए, वर्क बस, और हर पार्टनर ऐसे ही कर ले। हम क्या कंपैरिजन करने लगते हैं, मैंने इतने घंटे दिए, तूने कितने आवर दिए, मैंने इतने काम करे, तूने कितने काम करे, मैंने तो सब किया, तूने क्या किया। तो ये डिस्प्यूट क्रिएट करता है दोस्तों। 4 काम तुमने ज्यादा कर लिए तो क्या हो गया, ठीक है ना। तीसरा, कल्चरल डिफरेंस। मेरे को लगता है कि धीरे धीरे ना, बीइंग अ ग्लोबल वर्ल्ड, हम धीरे धीरे ये सॉल्व होता चला जा रहा है। वी हैव कंपनीज वेयरइन कल्चरल डिफरेंसेस आर बीइंग रिमूव्ड। आज की तारीख में हमारे देश में ऐसी कंपनियां हैं जिनमें कल्चरल बैरियर नहीं है, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं कल्चरल बैरियर। जापानीज कल्चर, अमेरिकन कल्चर, यूरोपियन कल्चर एंड ऑफ कोर्स एशियन कल्चर्स आर डिफरेंट। तो अपन को अपनी कंपनी में देखना पड़ता है कि कैसे इस कल्चर को हम मैनेज करें। इफ योर कंपनी एंड माय कंपनी आर कमिंग टुगेदर टू वर्क ऑन समथिंग एंड वी टू फॉलो डिफरेंट कल्चर ऑल टुगेदर, तो थोड़ा मुश्किल होता है उसको फॉलो करना।
एक्सटेंसिव रिसर्च और प्लानिंग की जरूरत होती है। अब मेरे को नहीं लगता डिसएडवांटेज है। क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होती। हाँ, जब जॉइंट वेंचर बनता है तभी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दोस्तों क्लियर होने चाहिए। अगर जॉइंट वेंचर बनते समय तुमने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर नहीं करे ना, तो फिर गलती तुम्हारी है। तुम जिस दिन जॉइंट वेंचर बन रहा है तुम उस दिन बहुत जोश में हो, तुम्हें बहुत मजा आ रहा है, तुम्हें लग रहा है भाई नया बिजनेस शुरू हो रहा है, बस भाई चमका देंगे इसको इसको, तो देख तू मैं कहां ले जाता हूं। ऐसे नहीं होता सर। जॉइंट वेंचर बनने वाले डे 1 पर आप लिखो कि अगर चलेगा तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा तो हम क्या करेंगे, तेरे रोल क्या है, मेरे रोल क्या है, तुझे कितना पैसा मिलेगा, मुझे कितना पैसा मिलेगा। जो जो डिस्प्यूटेड पॉइंट हो सकते हैं कल को, उनको आज नोट करके रख लोगे ना तो तुम्हारी जिंदगी बहुत सुकून में रहेगी। और अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो अभी तो तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, जॉइंट वेंचर कर लोगे, लेकिन बाद में तुम्हें पता चलेगा कि यही वो प्रॉब्लम्स हैं, पॉइंट्स हैं जो प्रॉब्लम एरिया बन जाएंगे कल को। बहुत बड़े बड़े समस्याएं और बहुत बड़े बड़े पार्टनरशिप्स टूटती हैं दोस्तों इन्हीं वजह से। सो वी शुड हैव अ क्लियर काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। अगला तो क्या बताऊं आपको, अनरिलायबल पार्टनर का तो कोई तोड़ नहीं है दोस्तों। पता है क्या है, आज डे 1 पर तो सब अच्छा लगता है। आप कैसे कह सकते हो कि भाई तुझ पे भरोसा करेंगे और मुझ पे नहीं करेंगे। वो आपके लिए भी कह सकता है ऐसा, भाई ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए कह दे कि मैं तुझ पे क्यों भरोसा करूं। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब तुम सीएस हो, कल को सीएस को बड़े काम पता है कब मिलते हैं, जब तुम अकेले सीएस नहीं हो। अगर तुम्हारी सीएस फर्म है और उसमें कई सारे कंपनी सेक्रेटरीज पार्टनर हैं मतलब यू हैव अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, तो तुम्हें अच्छा काम मिलेगा। और तो तुम अकेले कंपनी सेक्रेटरी हो तो तुम्हें उतना अच्छा काम नहीं मिलेगा, उतनी बड़ी कंपनी तुम्हें अपना काम नहीं सौंपेगी। तो तुम सोचो, अब तुम्हें पार्टनरशिप ही करनी है, तुम्हें पार्टनर्स भी ढूंढने पड़ेंगे। तो तुम्हें ऐसा पार्टनर क्या पता मिले ही ना कि जो रिलायबल हो। सो एक डिसएडवांटेज ये है कि आप उनने जो पार्टनर खोजा वो भाई अनरिलायबल निकला, तो ये एक गड़बड़ हो सकती है। देन वी हैव अ क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटर। पता है क्या पॉइंट है, जैसे आज तुमने किसी के साथ जॉइंट वेंचर करा, फिर जिसके साथ जॉइंट वेंचर करा वो कल को टूट गया, तो वो तुम्हारा ही कंपेटिटर बन के कल को खड़ा हो गया। अब हीरो की भी बाइक्स आती है, होंडा की भी बाइक आती है। तो हीरो होंडा पहले मिलकर काम करते थे, हीरो होंडा के जब बंटवारा हुआ दोनों अलग अलग हो गए, तो हीरो की बाइक अलग ऐड से आने लगी और होंडा की बाइक्स अलग ऐड होकर आने लगी, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, कंपेटिटर्स। ठीक है ना। चलिए, ये अच्छा पॉइंट है। देखिए ये पॉइंट क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉइंट वेंचर पार्टनर। कैसे ढूंढें या किन बातों का ख्याल रखें जब हम अपना पार्टनर ढूंढें। यहां पर शादी.com वाला पार्टनर नहीं ढूंढवाया जा रहा है, ठीक है, यहां पर जॉइंट वेंचर करने के लिए पार्टनर ढूंढा जा रहा है। तो जॉइंट वेंचर करने के लिए इन बातों का आप ख्याल रखेंगे तो आपका जॉइंट वेंचर का पार्टनर आपको अच्छा मिलेगा। पहला है ट्रस्ट वर्दी। जो पार्टनर मिले वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, उस पर आप भरोसा कर सके। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग जॉइंट वेंचर रिलेशनशिप, उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप रखने की कोशिश करिए। इक्वल कंट्रीब्यूशन अगर डालोगे ना तो थोड़ी तुम उसमें रहोगे, पावर में। तुमने कम पैसा लगाया, उसने ज्यादा पैसा लगाया, तो वो तुम्हारे ऊपर राज करने की कोशिश करेगा, वो तुम्हें अपने हिसाब से रूल करने की कोशिश करेगा। ऑब्वियसली वो मेजर इन्वेस्टर होगा तो वो तुम्हारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश करेगा कि भाई 100 करोड़ रुपए में से 90 तो मैं नहीं लगाया, तूने तो 10 करोड़ रुपए लगाया है। तो ट्राई टू हैव इक्वल कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। व्हाट इज रिटन अग्रीमेंट, ऑब्वियसली दोस्तों हाउ कैन यू रिलाई बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी ऑन ओरल स्टेटमेंट्स। मैंने आपको बताया ना कि शुरू में बहुत मोहब्बत होती है, बाद में कंपनी या तो बिल्कुल डूब गई या बहुत टॉप पे पहुंच गई, तब सारे झगड़े पैदा होते हैं। एक पार्टनर बोलेगा कि मैंने इतना सब कुछ करा है, ठीक है, तब कंपनी यहां पर आई है। दूसरा बोलेगा हाँ तूने सब कुछ करा है, अपन तो ऐसे खाली बैठे हैं। पलक जी का प्रश्न है, कैन यू एक्सप्लेन अगेन बेसिक्स। हाँ बताओ क्या समझाना है, कौन सा वाला पॉइंट बताना है। दिस बैच इज एक्सक्लूसिवली फॉर कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, बताओ। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन बेसिक। मेरे को प्रश्न नहीं समझ आया, बस मेरे को क्या दोबारा समझाना है। आप टाइप करो, मैं आगे पढ़ाता हूं। लिमिटिंग द स्कोप ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में ना क्लियरली लिखा होना चाहिए कि ये जॉइंट वेंचर किसके लिए है, पर्पस क्लियर। ऐसा नहीं ना कि बिजनेस चल रहा है तो चलाई जा रहे। देयर शुड बी फिक्स रीजन
Why have we started this joint venture and when we will close the joint venture? पलक पूछ रही है। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन की हेडिंग का बेसिक क्या है? वो ये है, बड़ा सिंपल है पलक, कि भाई जैसे मैंने बताया आपको जॉइंट वेंचर करना है और आप जॉइंट वेंचर करना चाहते हो किसी पार्टनर के साथ। वो पार्टनर ऑब्वियसली रिलायबल होना चाहिए, वो पार्टनर जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आपका जॉइंट वेंचर पूरा सक्सेसफुल चले, है ना। तो मैं बता रहा था कि भाई हम अगर कंपनी सेक्रेटरी की फर्म खोलते हैं अपनी, आपने सीएस की फर्म खोली, आपने 4 पार्टनर के साथ मिलकर पार्टनरशिप कर ली, तो वो आपके पार्टनर हैं। हाउ डू यू मेक श्योर कि आपको वो 4 अच्छे अच्छे चेहरे मिल जाएं? हाउ डू यू मेक श्योर कि उनके साथ आपका झगड़ा ना हो? कैसे कंफर्म करेंगे हम कि उन लोगों के साथ हमारा बिजनेस ठीक से चलता रहे, उनके साथ कोई डिस्प्यूट ना हो? सो दीज आर द पॉइंट्स जिनसे आपको मदद मिलेगी और आपका जो जॉइंट वेंचर है वो अच्छा चलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका जॉइंट वेंचर फेल ना हो, अगर आप चाहते हो कि आपका जॉइंट वेंचर सक्सेसफुली चले, अगर आप चाहते हो कि आपके जॉइंट वेंचर के बीच में कोई टूट ना आए, कोई क्या कहते हैं उसे, दरार ना आए रिश्तों में, तो इन बातों का आप ख्याल रखिए, ठीक है ना। ये वो पॉइंट है। वेल डिफाइंड बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल का मतलब है कि व्हाट टू डू आप अपना क्लियर होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एग्जिट फिक्स होनी चाहिए कि कैसे हम निकल सकते हैं। वी शुड बी फ्लेक्सिबल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम फंस जाएं, राइट। सुमित कोलैबोरेशन, सुमित पूछ रहे हैं कोलैबोरेशन के बारे में ब्रीफ दे दो। हमारा चैप्टर का नाम ही कोलैबोरेशन है। कोलैबोरेशन चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ रहे हैं कि जितने भी हमारे वो हैं, क्या कहते हैं उसे, पार्टनर बिजनेसेस हैं जो हम अकेले करते हैं, तो उसमें तो ऑब्वियसली किसी कोलैबोरेशन की सुमित जरूरत नहीं होती। लेकिन कोलैबोरेशन कहते हैं उस वेंचर को जो हम मिलकर शुरू करते हैं। तो मैंने बिगिनिंग में बताया था सबको कि टाटा स्काई मिलकर शुरू हुए, टाटा इंडिया, स्काई लंदन का कंपनी, हीरो होंडा, हीरो भारत का कंपनी, होंडा जापान का कंपनी, विदेश का कंपनी, और तीसरा मैंने मैक्स बूपा विदेश का कंपनी, मैक्स भारत का कंपनी। तो ऐसे बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रकार के कोलैबोरेशंस होते हैं जिनमें लोग मिलकर कारोबार करते हैं। तो ये वो पॉइंट्स थे जहां पर आप लिख रहे थे कि कैसे आपका एक जॉइंट वेंचर अच्छा चलेगा, कैसे आप पता लगाओगे कि भाई कैसे इंश्योर करोगे कि आपका जॉइंट वेंचर लंबे समय तक सही तरीके से चल सके। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्जिट रूट, प्रोसीजर टू टेक एग्जिट। इन बातों को अगर आप डे 1 पर फिक्स कर लोगे ना, तो आपका जॉइंट वेंचर कभी खराब नहीं होगा। क्लियर? चलो, अब है इक्विटी जॉइंट वेंचर क्या होता है। वो तो मैंने आपको बताया, इक्विटी जॉइंट वेंचर वो है जहां पर एक कंपनी खुलती है, उसके शेयर्स हम खरीद लेते हैं। देखो आप, द इक्विटी जॉइंट वेंचर इज एन अरेंजमेंट जहां पर एक सेपरेट लीगल एंटिटी इज क्रिएटेड इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट ऑफ 2 और मोर पार्टीज। ठीक है ना, एक नई एंटिटी क्रिएट करी जाती है। की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, there is an agreement to either create a new entity or one party to join ownership of existing entity। मैंने तो बोला ही था आपको बहुत देर पहले, दोनों ऑप्शन संभव है। एक कंपनी दूसरी कंपनी में आकर के शेयर खरीद ले तो भी कोलैबोरेट हो गए। ठीक है, आपने मीशो सुना है, मीशो, MEESHO, पता है आपको उसके बहुत सारे शेयर्स किसने खरीदे? नॉट मेजॉरिटी बट सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ शेयर्स, फेसबुक ने। तो सोचो कहां फेसबुक, कहां मीशो, अचानक से नया स्टार्टअप आया एंड फेसबुक वाज रेडी टू इन्वेस्ट एंड दे हैव इन्वेस्टेड। सो इट इज अ काइंड ऑफ कोलैबोरेशन, एन इक्विटी कोलैबोरेशन, जिसमें मीशो को पैसे चाहिए थे, फेसबुक को कहीं ना कहीं पैसे लगाने थे, तो फेसबुक इन्वेस्टेड मनी इन मीशो। तो दैट्स अ काइंड ऑफ एन एग्जिस्टिंग एंटिटी। मीशो पहले से खुली हुई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें फेसबुक ने शेयर खरीद लिए। हम ऐसा भी कर सकते थे कि जो मीशो का ओनर है, हम उससे बोलते कि भाई तू नई कंपनी खोल और उसमें हम पैसा लगाएगा, तो हम ऐसा भी कर सकते थे। शेयर्ड ओनरशिप मतलब जो इक्विटी वाला जॉइंट वेंचर है उसमें ओनरशिप शेयर होती है, सही बात है। मैनेजमेंट शेयर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होता है, उसमें क्या खास बात है? ठीक है, इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। अच्छा, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर क्या है? ये काम के हिसाब से होता है।
कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर है, अब जैसे कोई ब्रिज बनाने का, कोई पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भाई को मिल गया, मान लो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं ठेकेदार हूं, मुझे ना वो मिल गया पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, एक नदी के ऊपर पुल बनाना है। लेकिन सरकार कह रही है भाई जो ये पुल बनाना है ना, हमें 3 महीने में पुल डिलीवर चाहिए। मैं कहा सर कैसे हो सकता है, 3 महीने, कम से कम 18 महीने लगेंगे हमें पुल को बनाने में, 3 महीने में आई कैन नॉट डिलीवर द ब्रिज टू यू। सरकार कह रही है लाओ फिर पेपर वापस लाओ, 3 महीने में पुल बना सकते हो तो बना दो। अब हमने कहा सरकार देखो अकेले तो बन नहीं पाएगा, मेरे को 2 पार्टनर साथ में रखने पड़ेंगे, 3 कंस्ट्रक्शन कंपनियां, एक मेरी और 2 और लोगों की मिलकर ये पुल बनाएंगी, 3 गुना लेबर लगाएंगे, 3 गुना मेहनत लगाएंगे, तो शायद 18 महीने का काम हमारा 6 महीने में हो सकता है। तो आपको 3 महीने में चाहिए तो हम डबल शिफ्ट में काम कर लेंगे, तो अपना 3 महीने में हम ऑर्डर दे देंगे, तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं है। सरकार बोली भाई अकेले काम करके मिलकर काम कर, मेरे को नहीं पता, मेरे को पुल चाहिए 3 महीने में, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन करना उसका। तो हमने क्या करा, हमने कोलैबोरेशन करा। जिस दिन वो ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, हमारा जॉइंट वेंचर भी खत्म हो जाएगा। तो ये इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर नहीं है, ये वर्क बेस्ड जॉइंट वेंचर है, काम खत्म पैसा हजम, ऐसा वाला जॉइंट वेंचर है ये। देखो आप, the contractual joint venture agreement can be entered into situation where the project involves a narrow task, है ना, प्रोजेक्ट में कोई पर्टिकुलर टास्क करना है, लिमिटेड एक्टिविटी करनी है, या लिमिटेड टाइम के लिए करना है। यहां पर, या यहां पर ध्यान से समझो, बहुत बढ़िया पॉइंट है, या फिर हमें दूसरे देश में जाकर काम करना है, लेकिन दूसरा देश हमें ओनरशिप लेने नहीं देता। मतलब आपको सिंगापुर में कंपनी खोलनी है, तो सिंगापुर की सरकार कहती है एक आदमी यहां का शेयर होल्डर रखो, तो भाई हम रख लेंगे, फिर एक आदमी वहां का शेयर होल्डर, तो इसलिए जॉइंट वेंचर कर लेंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बड़े इजी हैं भाई। देखो 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज होना चाहिए, सब कुछ ना कुछ इनपुट लाएंगे, पैसा, टेक्नोलॉजी या मटेरियल लाएंगे, है ना, सबके पास थोड़ा थोड़ा कंट्रोल होगा ही होगा। और ये जो रिलेशनशिप है ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन नहीं है, रिलेटिवली लॉन्गर। रिलेटिवली लॉन्गर का मतलब है कि जब तक वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक चलता है। क्लियर हो गया। अब तुम याद करो एक बात, जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो मैंने तुमको बताया था कि जॉइंट वेंचर सफलता से चल सके, जॉइंट वेंचर सही तरीके से आगे बढ़ सके, उसके हमने कई पॉइंट्स देखे थे ना, जहां पर ट्रस्टवर्दीनेस वाला भी पॉइंट था। वहां पर एक पॉइंट क्या था कि रिटन में अग्रीमेंट बनाओ, दोनों लोग जो मिलके कारोबार कर रहे हो वो एक दूसरे के राइट और ड्यूटीज उस कागज पे लिखो, दोनों लोग एक दूसरे से क्या चाहते हो वो कागज पर लिखो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कल को। एग्जिट रूट जो है वो अपना तैयार रहना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो मेरा कहने का मतलब है कि जब तुम जॉइंट वेंचर का अग्रीमेंट बनाओगे तो ये टॉपिक है, देखो एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट। एज सच कोई रूल नहीं है, फॉर्म नंबर 4, फॉर्म नंबर 5, जैसे कंपनी लॉ में नहीं होता, हर चीज का एक फॉर्मेट होता है, फॉर्म नंबर MGT 14 भर दो, फॉर्म नंबर 26 भर दो, फॉर्म नंबर 27। ऐसा कोई डिजाइन नहीं है कि जब जॉइंट वेंचर बनेगा तो इस डिजाइन से अग्रीमेंट बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, पैसा कितना लगाओगे, जिम्मेदारी कैसे बांटोगे, पावर्स किसके पास होंगी, बैंक का सिग्नेचर का पावर किस पर होगा, ये सब थोड़ा एक जगह लिखना चाहिए, और एक जगह लिखने के बाद फिर साइन करना चाहिए, तो वो अग्रीमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो डिजाइन कैसा भी हो, कंटेंट पूरा रहना चाहिए उसमें, ठीक। देखो इन इंडिया देयर इज नो लीगली प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ अ जॉइंट वेंचर, हाउएवर फॉलोइंग कंपोनेंट्स होने चाहिए उसके अंदर। क्या क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि हम क्या बना रहे हैं, ये कौन कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। रिसाइटल्स का मतलब होता है कि भाई इसका क्या मतलब है, अलग अलग जो वर्ड्स हैं वो डेफिनेशंस वहां पर बताई जाती हैं। फिर ऑपरेटिव पार्ट, ऑपरेटिव पार्ट में हम रूल बताते हैं कि ये जो हमारा जॉइंट वेंचर बन रहा है इसको कैसे ऑपरेट करेंगे। देखो टिपिकली कंसिस्ट ऑफ नेम एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द न्यू एंटिटी, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, लोन कौन कितना दे रहा है, एक्टिविटीज जो हम करेंगे, हर पार्टी का रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन संभालेगा, चेयरमैन कौन होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होगा, उनके पावर्स, उनकी ड्यूटीज, कौन से मैटर कंसेंसस से डिसाइड होंगे, मैनेजरियल रेम्युनरेशन कितना होगा, हमारे क्या माइलस्टोन है जो हमें अचीव करने हैं, और क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन है।
लीगल एस्पेक्ट होने चाहिए। लीगल एस्पेक्ट होने चाहिए कि भाई कल को अगर कोई केस वेस करना होता है तो कैसे करेंगे, ठीक है। अमेंडमेंट अगर अग्रीमेंट में करना हो तो कैसे करेंगे, कितने लंबे समय के लिए, ड्यूरेशन क्या है, जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट टर्मिनेट कैसे होगा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे करेंगे, कौन से कोर्ट में जाना है, भारत के या दूसरे देश के, अगर इंटरनेशनल है तो। मतलब कुल मिला के ना आप ये समझो कि ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये वो कंटेंट हैं जो होने चाहिए एक जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट के अंदर। मतलब अगर ये पॉइंट हुए तभी आपका जॉइंट वेंचर जो है वो लंबा चल पाएगा। फिर है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट। ये एक बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको बताऊं। देखिए क्या है कि अगर हमारे जॉइंट वेंचर के अंदर दो पार्टीज मिलकर काम करती हैं तो थोड़े से मेरे बिजनेस सीक्रेट्स तुम्हें पता चलेंगे, थोड़े से तुम्हारे बिजनेस सीक्रेट्स मुझे पता चलेंगे। तो हम दोनों एक दूसरे के साथ ये वाला अग्रीमेंट साइन करें, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट के जॉइंट वेंचर के समय में मुझे आपकी और आपको मेरी बारे में जो जानकारियां मिली उसको पब्लिक नहीं करना है। भाई दूर से ना सब कुछ अच्छा लगता है, बट इफ यू सी अगर हमारे जॉइंट वेंचर में रहते हुए हमारी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन सामने वाले के पास चली गई और फिर उसका मिसयूज हो गया तो अपने को नुकसान हो सकता है। तो जॉइंट वेंचर में जो पार्टनर था उससे फायदा हुआ नहीं हुआ वो छोड़ो, लेकिन उसने हमारे को नुकसान पहुंचा दिया हमारी बिजनेस के सीक्रेट्स को लीक करके। तो ये हमें थोड़ा पहले ही बनवा लेना चाहिए अग्रीमेंट। नॉन कम्पीट मतलब जब तक हम जॉइंट वेंचर में हैं तुम हमारे खिलाफ कुछ नहीं करोगे, मैं तुम्हारे अगेंस्ट कुछ नहीं करूंगा। इंडेमनिफिकेशन मतलब प्रॉमिस टू सेव अदर पार्टी। मतलब अगर मेरी वजह से तुम मेरे पार्टनर को कुछ होता है तो मैं तुम्हें उसका कॉम्पेंसेशन दूंगा, और तुम्हारी वजह से मेरे को नुकसान होता है तो तुम मुझे कॉम्पेंसेशन दोगे। इंडेमनिटी तो आपने कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में सुनी होगी। प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूशन मतलब हाउ टू इंप्लीमेंट। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो अब देखते हैं एसपीवी। जॉइंट वेंचर खत्म हो गया भाई, अब मैं आपको एसपीवी बताता हूं क्या है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। पहले आप बात सुनो। देखिए दोस्तों, जैसे हमारे देश में एसयूवी होता है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, हमारे देश में एमयूवी होता है, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। तो वी फॉर व्हीकल होता है, और जनरली वी फॉर व्हीकल मतलब गाड़ी होता है। लेकिन एसपीवी जो आज आप यहां पढ़ रहे हो उसमें बिल्कुल भी एसपीवी का मतलब कोई गाड़ी नहीं है, कोई ट्रक, कोई कार, कोई बाइक, कोई कुछ नहीं है। क्या मतलब है एसपीवी का? दोस्तों, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका जन्म किसी विशेष कारण से हुआ है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका क्रिएशन किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए हुआ है, एंड दैट रियली नॉट अ रूटीन पर्पस। जैसे हम मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो दो कंपनियां मिलके बिजनेस बहुत कर सकती हैं, तो वो तुम भी मिलके बिजनेस कर रहे हो, हम भी दो कंपनियां मिलके बिजनेस कर रहे हैं, तो ये कॉमन जॉइंट वेंचर है, राइट। ये भी एक जॉइंट वेंचर ही है, इसमें भी कई कंपनियां या कई पार्टनर्स मिलकर काम करते हैं, बस उनका एक बड़ा कॉज होता है। जैसे इट कैन बी गिविंग लोन्स टू दी माइक्रो इंडस्ट्रीज, उनके लिए एक नई ऑर्गेनाइजेशन सरकार खोले लोगों के साथ पार्टनरशिप करके, तो इट विल बी एन एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। इट इज एन स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय सरकार प्लस सम अदर पार्टनर्स टू गिव लोन्स टू द स्मॉल बिजनेसमैन। तो ऐसे विशेष स्कीम के तहत किसी विशेष उद्देश्य के लिए जब हम कोई जॉइंट वेंचर करते हैं, सो वी कॉल इट एन एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलते हैं इसे। क्लियर है? आओ जरा देखते हैं व्हाट इज एसपीवी। अ स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब एसपीवी, और स्पेशल पर्पस एंटिटी दैट इज एसपीई आर जनरली फॉर्म्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस। इनका स्कोप लिमिटेड है क्योंकि इन्हें वही काम करना है जिसके लिए इनका जन्म हुआ है। स्कोप ऑफ दीज काइंड ऑफ कंपनीज आर लिमिटेड ओनली टू दोज एक्टिविटीज, ये सिर्फ वो काम करते हैं विच आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म टू अटेन दैट स्पेसिफिक पर्पस। अपने उद्देश्य को
फुलफिल करने के लिए। फायदा क्या है? फायदा सबसे बड़ा यह है कि एक तो फोकस से काम होता है। जो नॉर्मल बैंक्स हैं वो स्मॉल एंड बिग दोनों इंडस्ट्रीज को लोन दे सकते हैं, लेकिन सोचो एक सिड भी खुला, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसका काम ही है स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन देना, तो उसका छोटा व्यापारी को भगाया नहीं जाएगा कि भाई तेरा तो टर्नओवर बहुत कम है, तू जा, तेरे को लोन नहीं दे सकते। अरे जब हमारा काम ही छोटे व्यापारी को लोन देना है तो हम देंगे ही। So that's a special reason why specific companies are created. We have a power finance corporation। आपको बताओ हमारे देश में क्या है? एक पीएफसी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्या मतलब है उसका? उसका मतलब है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसलिए बनाई गई कि जितनी हमारी पावर की कंपनियां, इलेक्ट्रिसिटी की जो कंपनियां, एनर्जी की जो कंपनियां हैं, उनको अगर फाइनेंस की जरूरत है तो पीएफसी देगी। तो सोचो अब वैसे अगर कंपनी कहीं और जाती किसी नॉर्मल बैंक के पास तो वो कहती भाई हमने तो इस साल सब सीमेंट प्लांट्स को लोन दे दिया, बिजली की कंपनी को तो हम लोन नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब बिजली की कंपनियों के लिए कंपनी ही अलग से लोन देने के लिए, तो वो तो देगी देगी। उसको बोलते हैं माय लॉर्ड एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, चलो। The biggest advantage of SPV is that it helps in separating the risk and freeing up the capital। एक अलग बन जाती है ना तो रिस्क अलग हो जाता है। As a result, the SPV and the sponsoring company are protected। देखो ये जो स्पॉन्सरिंग कंपनी है वो कौन है? न्यू एंड वो ये जो एसपीवी है वो कौन है? ये वो न्यू कंपनी है जो तुमने बनाई। स्पॉन्सरिंग कंपनी मतलब प्रमोटर, जिसने बनाई नई कंपनी। भाई हमने नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई किसी खास रीजन से, तो हमने बनाई, हम उसके स्पॉन्सर हो गए, प्रमोटर। और वो जो नई बनी ऑर्गेनाइजेशन उसे बोलते हैं एसपीवी। प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रिस्क लाइक इंसॉल्वेंसी व्हिच मे अराइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑपरेशन। एसपीवी आल्सो अलाउ सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट्स विदाउट डिस्टर्बिंग द मैनेजरियल रिलेशनशिप। ठीक है, इट्स ओके, सिंपल। अब what is model SPV? SPV in an ideal state। मॉडल एसपीवी मतलब एक एसपीवी अगर नॉर्मली खुलेगी तो वो क्या क्या करेगी? देखो, पहला ओनरशिप ऑफ एसेट। An SPV allows the ownership of a single asset often by multiple parties and allows for ease of transfer। क्या हुआ कि जैसे कोई कॉमन एसेट है और उसके कई सारे ओनर्स हैं, तो हमने क्या करा एक कंपनी खोली। मेरी बात समझना प्लीज ध्यान से। एक कोयले की माइन है, कोल माइन है, उसमें 25,000 करोड़ रुपए में सरकार उसका ऑक्शन दे रही है। कह रही है 25,000 करोड़ रुपए दे दो और माइन तुम्हारी। अब मैं एक प्लेयर हूं, मेरे पास 25,000 करोड़ नहीं है, लेकिन मैंने 4 पार्टनर ढूंढ लिए, एक मैं और 4 और, तो 5-5 हजार करोड़ रुपए हम लगा रहे हैं और हम वो माइन वाली जो जमीन है जिसके अंदर कोयला छिपा है ना, वो हम खरीदना चाहते हैं। तो हमने क्या करा, एक नई कंपनी बनाई एक्स लिमिटेड, और हम पांचों ने 20-20% शेयर ले लिए इस कंपनी के। इस कंपनी ने जाकर उस जमीन को खरीद लिया। तो उस जमीन की मालिक कौन? एक नई कंपनी। और उस नई कंपनी के मालिक कौन? हम 5 पार्टनर। तो हम 5 तो कौन हो गए? स्पॉन्सर। और वो जो नई कंपनी खोली हमने, जिसने वो जमीन खरीद ली, जिसकी वो ओनर बन गई, वो कौन हो गई? एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो हमने वो नई कंपनी क्यों खोली? सिर्फ उस जमीन को खरीदने के लिए, उस जमीन को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो आगे देखते हैं। अब मिनिमम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मतलब नई ऑर्गेनाइजेशन खोलने में कोई खास स्टैट्यूटरी दिक्कत तो है नहीं, चीप एंड इजी टू ओपन इट। क्लैरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, भाई देखो जब कम एक्टिविटीज होती है ना तो डॉक्यूमेंट बड़ा इजीली क्रिएट हो जाता है। टैक्स बेनिफिट, जब आप किसी विशेष उद्देश्य से कंपनी खोलते हो तो सरकार को बताओ कि हमने तो सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए कंपनी खोली है, इससे देश का बहुत भला होगा, तो सरकार आपको कुछ ना कुछ छूट जरूर देगी। SPVs are often used to make a transaction tax efficient by choosing the most favorable tax residence। SPV एक ऐसा तरीका है जिससे फाइनेंशियल स्कीम्स में हम फायदा ले सकते हैं। सम कंट्रीज हैव डिफरेंट टैक्स रेट्स, तो हम दूसरे देश में जाकर कंपनी खोल लेते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि उधर टैक्स रेट नहीं है। लीगल प्रोटेक्शन, ऑब्वियसली एक बात सोचो, अगर वो प्रोजेक्ट फेल हुआ
जिसके लिए तुमने वो नई एसपीवी बनाई है, पावर वाली कंपनियों को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लोन नहीं दे पाई मान लो, तो वो जो एसपीवी है ना वो फंसा, उसकी एसेट फंसी। आप तो सीएस वाले लोग हो, आपको तो पता है कंपनी लॉ में कंपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता है। माय पॉइंट इज कि अगर एक कंपनी खुली, किसी विशेष पर्पस के लिए कंपनी खुली, उस विशेष पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए हमने कंपनी खोली, आप ईमानदारी से सोच के बताना, वो जो हमने कंपनी खोली विशेष पर्पस के लिए, कल को वो पर्पस फुलफिल नहीं कर पाई तो स्पॉन्सर जेल नहीं जाएगा। उस स्पेशल कंपनी के जो लोग थे जो उसको चलाने के लिए हमने अपॉइंट करे थे, वो लोग फेल होंगे तो वो जिम्मेदार कहलाएंगे, तो हम बच जाते हैं। अकाउंटिंग रीजंस, अकाउंटिंग का क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे तुमने स्पेशल कंपनी खोली तो उसकी कैपिटल उसकी बैलेंस शीट में जाएगी, उसने जो लोन लिया वो उसकी बैलेंस शीट में जाएगा, तो हमने खोली तो हमारी बैलेंस शीट क्लीन रहती है। डेट्स जो लिए एसपीवी ने आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट ऑफ स्पॉन्सर, इट रिफ्लेक्ट्स द प्लेजेंट पिक्चर एंड एनहेंसेस द डेट रेजिंग एबिलिटी ऑफ स्पॉन्सर। लॉसेस अगर एसपीवी को होंगे तो स्पॉन्सर की बैलेंस शीट में नहीं आते, सो इट हेल्प्स टू मेंटेन द हेल्दी पिक्चर ऑफ स्पॉन्सर। द की एडवांटेज इज दैट इट हेल्प्स इन सेपरेटिंग द रिस्क इन, ये तो हम कर चुके, ये लाइन हम पढ़ चुके। मैं एक बार दोबारा बताना चाहता हूं। हाँ, पलक गुप्ता जी बिल्कुल ठीक समझ रही हैं आप। 4 कंपनियों और 4 लोगों ने मिलकर वो नया एंटिटी खोली थी ना, उस नई एंटिटी का जो एमडी हम अपॉइंट करेंगे, नई एंटिटी का चेयरमैन जो हम अपॉइंट करेंगे, नई एंटिटी के डायरेक्टर जो हम अपॉइंट करेंगे, नई एंटिटी को चलाने के लिए जो लोग हम अपॉइंट करेंगे, वो फंसेंगे। ठीक है, हम तो शेयर होल्डर हैं उस कंपनी में, हम क्यों फंसेंगे भाई? किंगफिशर एयरलाइन में धोखाधड़ी हुई तो सरकार विजय माल्या को ढूंढ रही है, लेकिन किंगफिशर के शेयर्स जनरल पब्लिक के पास रहे होंगे तो वो जिम्मेदार थोड़ी है। जिसके पास भी शेयर होल्डर रहे होंगे, जिसके पास भी शेयर रहे होंगे, वो उसको थोड़ी पुलिस ढूंढ रही है, सरकार उस पर्सन को ढूंढती है जो कंट्रोल कर रहा था। तो अगर हम 5 शेयर होल्डर हैं उस एक नई कंपनी के, तो हम 5 शेयर होल्डर जिम्मेदार नहीं है, वो अकेला आदमी जिम्मेदार है जो उसको चला रहा था, जो उसको संभाल रहा था। ठीक है, पर्पस ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल, वो तो मैंने आपको बताया कि एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए और बिना अपने आप को खतरे में डाले आप नई ऑर्गेनाइजेशन बना लो, और नई ऑर्गेनाइजेशन डूबेगी तो वो डूबेगी, हम नहीं डूबेंगे। अब है डिफरेंस बिटवीन ए स्पेशल पर्पस व्हीकल एंड अ कंपनी। देखो भाई, कंपनी एक नॉर्मल है, जरूरी नहीं है वो विशेष रूप के लिए खुली हो। भाई हम अपना स्टार्टअप लाए वो भी कंपनी है, टाटा नई कंपनी खोले वो भी कंपनी है, एसपीवी तो विशेष रूप से खुलती है ना। कंपनी जो है company can be a general purpose company। देखिए, एसपीवीज आर मोस्टली फॉर्म टू रेज फंड्स फ्रॉम द मार्केट। टेक्निकली एसपीवी एक कंपनी ही होता है, इसको कंपनी के ही नियम मानने हैं। ये भी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, इसके भी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होता है, इसकी भी लॉ की नजरों में एक एंटिटी होती है, इस पर भी केस कर सकते हैं, सब कुछ वही है। ठीक है, बस ध्यान रखिए, एसपीवी कैन ऑल्सो बी अ पार्टनरशिप फर्म। भाई मिलके ही तो काम करना है ना, जब हमें मिलकर काम करना है, सोचिए, एक सेकंड दोस्तों, हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि जब आपको ज्वाइंट वेंचर ही करना है, आपको मिलके काम करना है, तो जब आप मिलकर काम कर रहे हो तो पार्टनरशिप खोल लो। तो एसपीवी एक विशेष पर्पस के लिए खुली हुई ऑर्गेनाइजेशन है। इट कैन बी अ कंपनी, इट कैन बी अ पार्टनरशिप, बट कंपनी इज कंपनी, राइट। देखो, द कंपनी एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एसपीवी मे बी कॉल्ड अ जनरल पर्पस व्हीकल। मैंने बोला ही था आपको शुरू में, कंपनी जनरल पर्पस होती है दोस्तों, उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में खूब लिखा होता है कि भाई हम इस काम के लिए काम कर रहे हैं। क्लियर हुई बात? पक्का? हाउ इज एन एसपीवी स्टैब्लिश्ड? एक हम एसपीवी कैसे खोलते हैं? जैसे कंपनी खोलते हैं ना आप, वैसी एसपीवी खुलती है। जैसे पार्टनरशिप खुलती है ना,
वैसी एसपीवी खुलती है। आपने एसपीवी विशेष पर्पस से खोलनी है, मान लिया मैंने, तो जो एसपीवी आपने विशेष पर्पस के लिए खोलनी है, बस मुझे इतना बता दो कि वो जो विशेष पर्पस के लिए एसपीवी आप खोलोगे वो या तो कंपनी के रूप में खोलोगे, ठीक, या फिर वो पार्टनरशिप के रूप में खोलोगे। तो जो आप चूज करोगे वो वाला प्रोसेस फॉलो करोगे। पलक जी का जो प्रश्न है मैं उसको 2 मिनट बाद लूंगा, मैं आपको एक बार दोबारा क्लैरिटी देना चाहता हूं। 4 लोगों ने मिलकर एक 5वीं ऑर्गेनाइजेशन खोली किसी विशेष पर्पस से, तो जो 5वीं ऑर्गेनाइजेशन नई खुली वो या तो तुम कंपनी के रूप में रजिस्टर कराओ या तुम पार्टनरशिप के रूप में रजिस्टर कराओ। अगर तुमने वो जो नई ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर कराई कंपनी के रूप में तो लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी तुम चारों पार्टनर्स की, और अगर तुमने वो जो नई ऑर्गेनाइजेशन है वो पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाली रजिस्टर कराई तो तुम चारों पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। ठीक है पलक जी, समझ आया आपको? आप लोगों को ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि एसपीवी आसमान से उतरा हुआ कोई अवतार नहीं है। आप लोगों को ये रियलाइज होना चाहिए कि एसपीवी आसमान से टपका हुआ कोई देवता नहीं है। इट्स अ नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय सम पार्टनर्स। So this new organization can either be a limited company, can either be a private limited company, can either be a proprietary partnership or it can be an LLP। तो जैसा स्ट्रक्चर रजिस्टर कराओगे वैसा आपको नियम फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए लाइक अ कंपनी एसपीवी में प्रमोटर होंगे, स्पॉन्सरिंग कॉर्पोरेशन जो होगी जो नई खोलेगी वो अपनी एसेट और एक्टिविटी एसपीवी में डालेगी, एसेट अलग कराई जाएगी, एसेट्स और एक्टिविटीज मेन से अलग होंगे और उसके रिस्क अलग होंगे। ये तो ठीक है, इसमें कुछ नहीं हमें पढ़ना। ये देखो आप, a good SPV should be able to stand on its feet. It should be independent of the sponsoring company। लेकिन आगे लिखा है कि जनरली ऐसा होता नहीं है। जनरली ऐसा होता नहीं है का मतलब है कि आप अगर अपना एक स्पॉन्सर वो खोलते हो, क्या कहते हैं उसे, अगर आप एक अपनी एसपीवी खोलते हो, तो जब आप एक एसपीवी खोलते हो, ध्यान से सुनना, तो आप उसे सपोर्ट करते रहते हो कि भाई मैंने एसपीवी खोली तो चल उसे चाहिए तो हम ये दे देते हैं, उसे चाहिए तो हम ये रिसोर्स दे देते हैं, उसे चाहिए तो हम ये रिसोर्स दे देते हैं। जबकि धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तुम चारों ने मिलकर वो जो 5वीं नई कंपनी खोली है वो नई कंपनी अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जानी चाहिए। तो वो तो ठीक है, रूल ये पैराग्राफ पढ़ो कितना प्यारा लिखा है। A good SPV should be able to stand on its feet independent of the sponsoring company. Unfortunately, this does not happen in practice. One of the reasons for the collapse of the Enron SPV was that it became a vehicle for furthering the ends of the parent company in violation of the prudential norms of corporate financing। मतलब विदेशी कंपनी थी एक एनरॉन, वो उसमें घोटाला हो गया तो उसका उदाहरण दिया गया है कि अगर आप अपने एसपीवी को अच्छे से यूज नहीं करोगे, अच्छे से उसे समझाओगे नहीं तो फिर गलती होएगा। एसपीवी प्रेफर्ड व्हीकल फॉर फंड रेजिंग बाय इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। मैंने तो बताया आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हमारे देश में कंपनियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हमारे देश में कंपनियां हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, वो कंपनियां एक पर्टिकुलर सेक्टर को लोन देने के लिए ही खुली हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इनका जन्म ही पर्टिकुलर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए बना है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, तुमने तो एनबीएफसी का चैप्टर पढ़ा है, सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस के लिए वो जन्म लेती हैं। देखो क्या लिखा है, फंड रिक्वायरमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आर ह्यूज। ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईडीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो मैं अभी उदाहरण दे रहा था आपको पीएफसी, इंडियन रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईआरएफसी, which are engaged in raising funds for development of infrastructure sector projects for the sector they are involved in। जो एसपीवी होती है which is likely to be a government company will add to the availability, मतलब ये वाली कंपनियां जिनका एग्जांपल है वो सरकारी हैं। ये भी एक एग्जांपल है प्रकार से।
The implementation of the smart city mission at the city level done by a special purpose vehicle created for the purpose. The SPV plan appraise, approve, release funds, implement, manage, operate, monitor and evaluate. ये क्या लिखा है? फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको मैं, जयपुर स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, सरकार ने खोली है। इसका पर्पस क्या है? सिर्फ जयपुर को सुंदर बनाना, जयपुर को स्मार्ट बनाना, जयपुर को 21वीं सदी की सबसे बढ़िया शहर बनाना। तो इस कंपनी का काम क्या है कि यही प्लान करती है कैसे जयपुर सुंदर बनाऊं, उसको अप्रेस करती है, मतलब इवैल्यूएट करती है, अप्रूव करती है, फंड रिलीज करती है, प्लान को इंप्लीमेंट करती है, मॉनिटर करती है, सब कुछ करती है। दैट्स अ काइंड ऑफ एन एग्जांपल ऑफ एसपीवी। ठीक है, तो अब हमारे क्वेश्चंस बचे हैं, चैप्टर पूरा हो गया, सिर्फ 6 क्वेश्चंस हैं। मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। मैं आपको ये कह चुका हूं कि इन आवर बुक वी विल गिव यू द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस एज वेल। लेट मी जस्ट रीड द क्वेश्चन फॉर यू वंस। पहला सवाल देखिए, एवरी इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर गिव्स बर्थ टू अ न्यू एंटिटी, करेक्ट? भाई इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर में नई एंटिटी बनती है, क्या ये करेक्ट है? हाँ ये करेक्ट है, बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी में शेयर खरीद ले। डिस्कस एंड ब्रीफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज विच आर परमिटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फॉर्म अ जॉइंट वेंचर एंटिटी। दूसरा क्वेश्चन, कमेंट ऑन द प्रमोटर्स कैन अवेल न्यूमरस बेनिफिट्स बाय इनकॉर्पोरेटिंग ए स्पेशल पर्पस व्हीकल। अगर हम स्पेशल पर्पस व्हीकल खोलते हैं तो हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, वो एडवांटेजेस लिखना है एसपीवी के ना, फायदे क्या है। जॉइंट वेंचर कैन बी एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एंड चेंजेस चांसेस ऑफ देयर फेलियर कैन बी रिड्यूस्ड। अगर हम स्ट्रैटेजिकली अच्छे से फॉर्म करें, यहां पर वही क्वेश्चन लिखना है ट्रस्टवर्दीनेस वाला, कि हम अपना जॉइंट वेंचर कैसे करें कि वो कभी फेल ना हो, हम अपना जॉइंट वेंचर कैसे करें कि वो सक्सेसफुल चले, उसकी स्ट्रैटेजी बतानी है। Your company proposes to enter into joint venture outside India and the management of company wants to know from your various methods available for funding the joint venture। आपको बताना है कि joint venture में पैसा किन किन रास्तों से आ सकता है। Contractual joint venture is useful जहां पर हमें नई एंटिटी की जरूरत नहीं होती, करेक्ट? Contractual joint venture वहां होता है जहां पर एक काम करना होता है और काम करके बंद कर देना होता है। ये ग्लोबल इंफ्रा लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, उसको जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना है सिंगापुर में फॉरेन कंपनी के साथ। एडवाइस ऑन द की इश्यूज विच पार्टीज टू द एग्रीमेंट शुड कंसीडर। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी अभी तुमने पढ़ा था कि जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट बनाना हो तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तुमने पढ़ा था ना एलिमेंट्स, जिसको मैं कह रहा था इंग्रेडिएंट्स क्या है कि एक जॉइंट वेंचर का अग्रीमेंट कैसे बन सकता है, दैट इज दैट। तो दोस्तों ये चैप्टर पूरा हुआ। आप लोगों को मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि सेटिंग अप के अंदर शुरू के जो 4 चैप्टर्स हैं वो हम कंपनी लॉ और एलएलपी में पढ़ते हैं, उनको सेटिंग अप से अलग से पढ़ने का आवश्यकता नहीं रहता। जब आप पूरा कंपनी लॉ कवर करोगे तो उसमें इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, लीगल स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी तो ऑब्वियसली आएगा ना, है ना, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। और चैप्टर नंबर 6 से जो कुछ चैप्टर्स हैं सेटिंग अप के, वो आपके प्योर आपके हैं, मतलब उसमें सिर्फ सेटिंग अप के ही चैप्टर्स हैं, चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके। ऑल राइट, सो वन मोर चैप्टर इज डन टुडे। थैंक यू सो मच। आप याद रखिएगा प्लीज कि अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप पे मुझे भेज दीजिए या हमारी टीम को भेज दीजिए, वो मेरे तक प्रश्न पहुंचा देंगे आपका, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।